हेलो दोस्तों, सॉल्यूशन बाय पीजे में आप सबका स्वागत है। आज एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए ज्योग्राफी का मॉक टेस्ट 3 लेके आ गई हूँ। तो आप लोग जो पुराना मॉक टेस्ट है 1, 2 उसको देख लीजिए। सारा सेशन आपका रेगुलर करवाया जा रहा है, डेली प्रैक्टिस सेट। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो ज्योग्राफी का आज पहला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। मेघालय की गारो पहाड़ियाँ किस फसल के उत्पादन के लिए जानी जाती हैं? आपको पता होगा कि गारो पहाड़ियाँ कहाँ की हैं, तो मेघालय की है। और यहाँ की ही जाति है जो बार बार पूछी जाती है एग्ज़ाम में। तो कौन कौन सी जाति? एक मेघालय की गारो जाति, खासी जाति, गारो, खासी, जयंतिया। ये जनजातियां जो है मेघालय में ही कहाँ पाई जाती है। और ये काफ़ी बार प्रश्न पूछा हुआ है, लेकिन यहाँ हमसे पूछ लिया गया है कि मेघालय की जो गारो पहाड़ियाँ हैं ये किस फसल के लिए उत्पादन के लिए जानी जाती है। तो ये जानी जाती है संतरा के। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। वहीं बात कर लें कि मेघालय का पठारी क्षेत्र प्रायद्वीपीय पठार का ही क्या है, पूर्वी विस्तार है। तो ये भी लिख सकते हैं कि मेघालय का पठारी क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र? पठारी क्षेत्र क्या है? प्रायद्वीपीय पठार का। किस पठार का? तो प्रायद्वीपीय पठार का ही क्या है, पूर्वी विस्तार है। पूर्वी विस्तार है। चूँकि अब स्टेटमेंट के रूप में भी क्वेश्चन काफ़ी हद तक पूछे जाते हैं, तो इसीलिए ऐसे लिखाया जा रहा है आपको। वहीं बात कर ले तो मेघालय पठार में पश्चिम से पूर्व की ओर क्रमशः यही गारो, खासी, जयंतिया और मिकिर आदि पहाड़ियाँ क्या है, अवस्थित है। तो ये पॉइंट भी नोट डाउन करके लिख सकते हैं कि मेघालय की जब बात आ जाएगी तो क्या हो जाएगा, गारो, खासी, जयंतिया। तो ध्यान रहता है एक मिकिर पहाड़ी। कौन पहाड़ी? तो मिकिर पहाड़ी मेघालय पठार में किधर है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर। तो इस तरह ध्यान रख सकते हैं। और ये पहाड़ियाँ जो है प्राचीन चट्टानों से निर्मित है। किससे निर्मित है? तो प्राचीन चट्टानों से निर्मित है ये सारी पहाड़ियाँ। और इस क्षेत्र में क्या होता है, औसत से अधिक वर्षा होने के कारण यहाँ के क्षेत्र में सदाबहार वनों का विकास हुआ है इसी के कारण। तो ये सब चीज़ें नोट डाउन कर लीजिएगा। अब आ जाइए आज के दूसरे प्रश्न की ओर और देख लेते हैं हमारा दूसरा प्रश्न क्या है। इंडो चाइना को किस देश ने अपने उपनिवेश नहीं, उपनिवेश कर लीजिएगा, उपनिवेश के रूप में विकसित किया? यही प्रश्न है आपका। किसका? इंडो और चाइना को किस देश ने? तो ये जो देश है क्या हो जाएगा, फ्रांस देश ने, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। वहीं बात कर ले अगर आपसे पूछ दे कि इंडो चाइना जो है कितने देशों से मिलकर बना है, तो ये 3 देशों से मिलकर बना है। कितने देशों से? तो 3 देशों से मिलकर बना है। और क्या क्या हो जाएगा? 3 देशों से मिलकर बना है। 3 देश कौन कौन? 3 देश का नाम ध्यान रख सकते हैं, वियतनाम, लाओस और एक देश कौन हो जाएगा, कंबोडिया। वही कंबोडिया जहां अंकोर वाट मंदिर है। तो 3 देशों से मिलकर बना है इंडो चाइना, वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। वही बात कर ले अगर आपसे पूछ ले कि फ्रेंच इंडो चाइना का गठन कब किया गया था? किसका? फ्रेंच इंडो चाइना का गठन वर्ष अगर आपसे पूछ ले कि क्या हो जाएगा, तो 1887। तो ये सब पॉइंट छोटा छोटा है, नोट डाउन करते चलिएगा और ध्यान में भी आपको रख लेना चाहिए ऐसे प्रश्नों को। ठीक है, अब आ जाते हैं प्रश्न नंबर 3 पे। देखते हैं 3 में क्या है। तो हमारा प्रश्न नंबर 3 है, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। तो देखिए राजधानी भी पूछ लिया जाता है और ऐसा का ही पूछा जाएगा जो कि आपको ध्यान में नहीं रहेगा। तो ऐसे
क्या कहता है, ध्यान रखना होगा आपको। तो हंगरी की राजधानी क्या हो जाएगी, हंगरी की राजधानी हो जाएगी बुडापेस्ट, जो कि ऑप्शन नंबर ए में ही दिया हुआ है। वहीं अगर पूछ ले कि हंगरी कब स्वतंत्र हुआ था, जो हंगरी बोला जाता है कि हंगरी स्वतंत्र कब हुआ था, हंगरी वर्ष जो कह लीजिए हंगरी, तो हंगरी कब स्वतंत्र हुआ था, वर्ष 1918 में। ये पॉइंट इसमें ध्यान रख सकते हैं। वही बात करें, हंगरी पूर्वी मध्य यूरोप में स्थित क्या है, एक स्थल रुद्ध देश है। क्या है, स्थल रुद्ध देश है। तो ये भी पूछ सकता है कि कैसा देश है, तो स्थल रुद्ध, और कहाँ, तो पूर्वी मध्य यूरोप में, पूर्वी मध्य यूरोप में। ठीक, और क्या, ऑप्शन डी में जैसे आपका क्या दिया हुआ है, सना, तो सना है जो कहाँ की राजधानी है, तो ये यमन की राजधानी है। कहाँ की राजधानी है, तो यमन की राजधानी है। और ऐसे राजधानी सबको ध्यान में नहीं रहता, इसीलिए। वहीं बात कर ले वार्सा, ऑप्शन बी में है वार्सा, ये किसकी राजधानी है, वार्सा, तो जो वार्सा है ये पोलैंड की राजधानी है। किसकी, पोलैंड की राजधानी है क्या, वार्सा। और ये जो वियना है कहाँ पड़ता है आपका, तो ऑस्ट्रिया में। तो ये चीज़ ध्यान रख सकते हैं। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 4 पे, देख लेते हैं कि प्रश्न नंबर 4 में क्या है। लद्दाख में स्थित पृथ्वी की सबसे ठंडी बसी हुई जगह का नाम क्या है, ये आपसे पूछा गया। तो प्रश्न को इस तरह से पढ़ के भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। खुद से प्रश्न कीजिए, कहाँ, तो लद्दाख में, तो ध्यान रहेगा। और क्या, तो पृथ्वी की सबसे ठंडी बसी, और क्या पूछ रहा है आपसे, तो जगह का नाम, तो वो जगह का नाम है द्रास, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। जबकि ट्रांस लिखा गया है तो द्रास कर लीजिएगा, इस तरह से हो जाएगा द्रास। द्रास कहाँ है, तो ये आपको द्रास जो है कारगिल ज़िला में स्थित एक बस्ती, कारगिल ज़िला, ध्यान रखिएगा कि लद्दाख में कारगिल ज़िला में स्थित एक बस्ती है, स्थित एक बस्ती है क्या, जिसका नाम है द्रास, जहाँ की पृथ्वी की सबसे ठंडी बसी हुई जगह का नाम है। और इसको जो द्रास है, इसको एक पॉइंट और ध्यान रख सकते हैं कि द्रास को लद्दाख का द्वार भी कहा जाता है। किसका द्वार, तो अगर आपसे पूछ दे कि लद्दाख का द्वार किसे कहा जाता है, तो द्रास को ही कहा जाता है। वहीं बात कर ले, जो द्रास है साइबेरिया के बाद दूसरी सबसे ठंडी मानवों का बसेरा वाला स्थल है। तो एक पॉइंट और इसमें नोट कर सकते हैं, तो क्या नोट कर सकते हैं कि साइबेरिया के बाद, यानी कि साइबेरिया पहली है, लेकिन साइबेरिया के बाद दूसरी सबसे ठंडी मानवों के बसेरा वाला स्थल है। ठीक, तो ये था हमारा प्रश्न नंबर 4। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 5 की ओर। चंद्र ग्रहण के दिन क्या होता है, यानी कि जिस दिन चंद्र ग्रहण लगता है उस दिन पूर्णिमा होता है, अमावस्या होता है, या चौथाई चंद्र होता है, क्या होता है, तो उस दिन जिस दिन चंद्र ग्रहण लगता है उस दिन पूर्णिमा होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। और चंद्र ग्रहण में होता क्या है, तो चंद्र ग्रहण में क्या होता है, इस तरह से कर लीजिए कि सूर्य एवं चंद्रमा के बीच क्या हो जाता है, सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाता है। तो ये हो गया सन, ये हो गया अर्थ, और ये हो गया मून। तो यानी कि सूर्य और चंद्रमा के बीच में कौन आ जाता है, पृथ्वी आ जाता है, तब चंद्र ग्रहण होता है। ठीक, वही बात कर ले कि जब सूर्य ग्रहण पूछ लेगा कि सूर्य ग्रहण कब होता है, उसमें क्या स्थिति रहेगी, तो सूर्य ग्रहण में स्थिति क्या रहता है, ये तो पहले अमावस्या होता है, इस दिन अमावस्या होता है, और चंद्र ग्रहण के दिन क्या होता है, पूर्णिमा, लेकिन सूर्य ग्रहण के दिन अमावस्या होता है। और बात कर ले तो इसमें क्या होता है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। किसके बीच, सूर्य और पृथ्वी के बीच कौन आ जाता है,
चंद्रमा आ जाता है यानी कि मून आ जाता है, और ये अर्थ हो जाएगा और ये सन हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा पॉइंट आपको नोट डाउन करके रखना होगा, ध्यान में भी रखना होगा। तो इसको आप क्या करिएगा, लिख लीजिएगा ताकि आपको याद हो। चलिए अब आ जाइए प्रश्न नंबर 6 की ओर। देख लेते हैं कि 6 में क्या है। कौन सा एक एशियान देश का संस्थापक सदस्य है, यानी एशियान जो देश है उसका संस्थापक सदस्य आपसे पूछा गया। तो सबसे पहले तो जानिए कि एशियान का पूर्ण रूप क्या होता है, पूछ लिया जाता है, या फिर आपको दिया हुआ रहेगा प्रश्न में ही इसका पूरा फुल फॉर्म, और लिख देगा कि इनमें से कौन इसका फुल फॉर्म सही है। तो क्या हो जाएगा, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। और यही क्या हो जाएगा, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, यानी कि एशियन का पूरा नाम हो जाएगा। वहीं अगर आपसे पूछ दे कि एशियन में कितने देश हैं, तो आपको पता होगा कि 10 देश हैं एशियन में। और एशियन की स्थापना की अगर बात करें कि स्थापना कब हुई थी इसका, तो स्थापना हुई थी 1967 में। और कहाँ की गई थी ये भी पूछ सकता है, तो बैंकॉक में, जो कि कहाँ पड़ता है, थाईलैंड में। तो स्थापना कब हुआ, 1967 में। और कहाँ हुआ स्थापना, तो बैंकॉक, थाईलैंड का बैंकॉक में। तो ये चीज़ आप इसमें क्या कर सकते हैं, ध्यान में रख सकते हैं। लेकिन हमसे यहाँ प्रश्न पूछ लिया गया है कि कौन सा एक एशियान देश का संस्थापक सदस्य है, जो कि कौन हो जाएगा, तो मलेशिया। और आपको हम 10 देशों के बारे में क्या कहता है बता चुके हैं कि कौन कौन देश है। वही बात कर ले आसियान, तो ये दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन है। किसका संगठन है, तो दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का क्या है, संगठन है। कौन, आसियान, जिसका फुल फॉर्म आपको अभी हम बता चुके हैं। और क्या कहता है, इसका संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है कि दक्षिण पूर्व एशिया का जो भी दो देश है उसके बीच सांस्कृतिक, सुरक्षा, राजनीतिक, अर्थव्यवस्था, ये सब सारी चीज़ों को क्या करना है, सुदृढ़ बना रहा है। वहीं बात कर दे 10 देश की, तो आपको हम बहुत बार बता चुके हैं, फिलहाल ऐसे ही बोल देते हैं कि कौन कौन हो जाएगा 10 सदस्य देश। थाईलैंड हो जाएगा, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, ब्रुनेई, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार और वियतनाम, ही 10 देश हैं। और लेकिन संस्थापक जो है सदस्य, वो कौन हो जाएगा, मलेशिया हो जाएगा। तो ये सब पॉइंट इसमें ध्यान रखना होगा आपको। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न, जो कि हमारा प्रश्न नंबर 7 है। कौन सी पहाड़ियाँ मेघालय में स्थित नहीं है। तो हमारा पहला प्रश्न ही आया था मेघालय की पहाड़ी में, जहाँ पे आपको हम बता दिए कि वहाँ कौन कौन सा पहाड़ी स्थित है। लेकिन यहाँ पूछा गया कि स्थित नहीं है। तो देखिए आपको पता है जयंतिया है, खासी भी है, गारो भी है, लेकिन कौन नहीं है मेघालय में, तो ये जाबड़ी नहीं है। कौन पहाड़ी, नाम सुने हैं आप लोग जाबड़ी पहाड़ी का। तो जो जाबड़ी पहाड़ी है ये मेघालय में स्थित नहीं है। तो जब ये मेघालय में स्थित नहीं है तो ये है कहाँ, तो ये आपको तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ है, तमिलनाडु में है। कौन सी पहाड़ी, तो जाबरी पहाड़ी। इसको जाबरी पहाड़ी को मतलब समझिए कि क्या है, पूर्वी घाट की बड़ी श्रेणियों में एक है, यह उत्तरी तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो यही जाबड़ी पहाड़ी तमिलनाडु। और इस पहाड़ी पर क्या है, चंदन का लकड़ी है, चंदन का जंगल है। तो जाबड़ी पहाड़ी पर क्या है, चंदन का जंगल है, चंदन का जंगल है। ये चीज़ ध्यान में रख सकते हैं। वहीं बात कर ले तो गारो, खासी, जयंतिया, ये सब तो आपको अभी बता दिए कि मेघालय पठार में निवास करने वाली प्रमुख जनजातियां हैं। और इस पठार में पश्चिम से पूरब की ओर ये सब पहाड़ियाँ क्या है, स्थित है, जिसमें आपको मिकिर का भी नाम हम बताएं। तो यहाँ तो बता ही चुके हैं पहले ही आपको जानकारी। तो अब बढ़ जाते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर, जो कि आ गया है कि पश्चिमी घाट के पर्वत श्रेणी का उदाहरण क्या है। यानी कि जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से पश्चिमी घाट के पर्वत श्रेणी का उदाहरण कौन सा हो जाएगा, यही आपसे पूछा गया है।
तो जो उदाहरण हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ब्लॉक पर्वत, जिसको भ्रंशोत्य पर्वत भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। भ्रंश पर्वत या ब्लॉक पर्वत किसको कहा जाता है? परिभाषा तो नहीं पूछेगा, लेकिन जानकारी के लिए कि जब कोई भूभाग आसपास के क्षेत्र से क्या होता है, एकाएक ऊपर उठ जाता है या फिर नीचे की ओर थम जाता है, तो उससे जो निर्मित आकृति होता है उसी को ब्लॉक पर्वत कहा जाता है। अब ब्लॉक पर्वत को ही भ्रंश पर्वत या भ्रंश पर्वत भी कहा जाता है। वहीं बात कर ले कि कुछ विश्व का महत्वपूर्ण ब्लॉक पर्वत में है जो बार बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो यहाँ नोट डाउन कर सकते हैं कि विश्व का महत्वपूर्ण, जो कि एग्जाम में आता है, महत्वपूर्ण ब्लॉक पर्वत कि ये पर्वत कौन सा है और कहाँ स्थित है। तो जैसे नाम कुछ का आप लोग नाम शायद नहीं सुने होंगे, फिर भी बताते हैं। जैसे कि ब्लैक फॉरेस्ट, ये सबको पता होगा, ब्लैक फॉरेस्ट, तो ये ब्लॉक पर्वत का ही उदाहरण है। लेकिन ये किस देश में? तो आप जर्मनी में। कहाँ? तो जर्मनी में। और जर्मनी का एक और ध्यान रखिएगा, हॉर्ज पर्वत, ये काफ़ी कम लोगों को पता होता है। कौन पर्वत? तो हॉर्ज पर्वत। वहीं आपसे अगर पूछ दे कि साल्ट रेंज पर्वत, कौन पर्वत? साल्ट रेंज पर्वत, ये भी किसका है? ब्लॉक पर्वत का ही उदाहरण है। लेकिन ये है कहाँ? तो नलायक पाकिस्तान में आपको ये मिलेगा। वहीं बात कर ले और कौन सा पर्वत अगर पूछ दे, बास जेस पर्वत, तो बास जेस पर्वत है जो आपका कहाँ है? तो ये फ्रांस में है। तो ये सब प्रश्न आते हैं एग्जाम में, इसलिए ऐसे प्रश्नों को ध्यान जरूर से ज़रूर रखना है। वहीं बात अगर हिमालय की आ जाती है तो नवीन बलित पर्वत का उदाहरण हो जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो हिमालय पर किसके अंतर्गत आ जाता है? नवीन बलित पर्वत क्या। और जो भारत का अरावली है वो किस पर्वत का उदाहरण हो जाता है? तो अवशिष्ट पर्वत का। ठीक, अब आ जाते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। श्रीलंका को किस वर्ष में आज़ादी मिली? किसको पूछा गया है? श्रीलंका को। और ये प्रश्न टीचर के एग्ज़ाम में, बीपीएससी टीआरई 3 के एग्ज़ाम में ये पूछा हुआ प्रश्न है, तो इसीलिए ये डाला गया। तो श्रीलंका को किस वर्ष में आज़ादी मिला था? ये मिला था 1948 में, जो कि ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है। वहीं बात कर लें कि श्रीलंका को पहले किस नाम से जाना जाता था, ये पूछ सकता है आपको। तो पहले किस नाम से जाना जाता था श्रीलंका को? तो सिलोन के नाम से। किसके नाम से? तो सिलोन के नाम से। सिलोन के नाम से जाना जाता था किसको? पहले श्रीलंका को। तो ये पॉइंट ध्यान रख सकते हैं। ब्रिटिश सरकार ने ही क्या किया था? श्रीलंका का नाम सिलोन रखा था और फिर 1972 में सिलोन का नाम बदलकर श्रीलंका कर दिया था। तो बस ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं। अगर आपसे पूछ दे कि सिलोन का नाम बदलकर श्रीलंका कब हुआ? तो कब हुआ ये ईस्वी ध्यान रख सकते हैं, 1972 की बात है। ठीक, अब आ जाते हैं आज के 10वें प्रश्न की ओर। प्रसिद्ध पर्वत स्टेशन कोडाईकनाल कहाँ स्थित है? यही आपसे पूछ लिया गया है। सोच लीजिए, पहले ही प्रसिद्ध लगा हुआ है, तो जाहिर सी बात है ये एग्जाम के लिए बनते हैं इम्पॉर्टेंट। तो प्रसिद्ध पर्वत स्टेशन कोडाईकनाल कहाँ है? पालनी हिल्स में स्थित है। कहाँ? तो पालनी हिल्स। और पालनी हिल्स कहाँ है? तो जो आपका पालनी हिल्स है ये तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में स्थित ये एक पहाड़ी है। चूँकि हिल्स मतलब क्या होता है? पहाड़ी ही होता है। तो पालनी हिल्स क्या है? तमिलनाडु राज्य में स्थित एक पहाड़ी है। और ये जो पालनी हिल्स है पश्चिमी घाट और इलायची पहाड़ी का पूर्वी विस्तार भी है। तो ये चीज़ भी इसमें नोट डाउन कर सकते हैं कि पालनी हिल्स जो है पश्चिमी घाट, कौन घाट? तो पश्चिमी घाट। और कौन घाट? पश्चिमी घाट। और किसका? इलायची पहाड़ी। इलायची पहाड़ी का क्या है? पूर्वी विस्तार है। पूर्वी विस्तार है। और हाँ, कोडाईकनाल से एक पॉइंट और ध्यान रख सकते हैं। तो क्या इसको हिल स्टेशनों की राजकुमारी कहा जाता है? क्या कहा जाता है? हिल स्टेशनों की
राजकुमारी। तो अगर आपसे पूछ दे कि हिल स्टेशनों की राजकुमारी किसे कहा जाता है, किस पर्वत को या किस पहाड़ को, तो कोड़ई कनाल को। ठीक, और कोड़ई कनाल को 1845 में ही क्या किया गया था, एक हिल्स स्टेशन के रूप में विकसित कर दिया गया था। और इस क्षेत्र के जो मूल निवासी हैं, जैसे कोड़ई कनाल के मूल निवासी वो कौन सी जनजाति है, तो उसका नाम ध्यान रखिएगा, पलैया जनजाति। कौन जनजाति? पलैया जनजाति। तो देखिए ये अभी तक 10 प्रश्न का सॉल्यूशन हो चुका है, वो भी आपको फुल डिटेल्स में दिया गया है। तो अगर आपको मेरा सॉल्यूशन करवाना अच्छा लगता है तो आप लोग से बस एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जितना हो सके दबा के एकदम शेयर कीजिए दोस्तों में, भाई बहनों में, जो भी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो। और आप लोग जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर लाइक ज़रूर किया कीजिए। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 11 पे, जो कि क्या है, बुश बेल्ट घास। कौन घास? तो बुश बेल्ट घास किस स्थल में पाए जाते हैं? तो आपको तो हम बहुत सारा घास पहले भी बता चुके हैं कि कहाँ किस नाम से जाना जाता है, लेकिन जो बुश बेल्ट घास है ये जो पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? तो बुश बेल्ट घास, कौन सा घास आ गया है हमारा? बुश बेल्ट घास, जो कि दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? दक्षिण अफ्रीका में, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक, वही बात कर ले कि घास भूमि को 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है। कितने वर्गों में? तो 2 वर्गों में, जिसके बारे में काफ़ी बार आपको हम बता भी चुके हैं कि मतलब अलग अलग देश में अलग अलग नाम से जाना जाता है। 2 वर्ग में कौन कौन सा घास आ जाता है? एक आता है उष्णकटिबंधीय घास, उष्णकटिबंधीय घास, और दूसरा कौन सा घास आ जाता है? शीतोष्णकटिबंधीय घास, शीतोष्णकटिबंधीय घास। ठीक, और आपको हम बता चुके हैं कि उष्णकटिबंधीय घास में जैसे कि सवाना हो गया, जो कि अफ्रीका में, कैम्पोज के नाम से किसमें, तो ब्राज़ील में, लानोस तो वेनेजुएला में, और ये सब उष्णकटिबंधीय घास में आ जाता है। वही शीतोष्ण में बात कर लें तो प्रेरी, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका, पम्पास तो अर्जेंटीना, बेल्ट तो दक्षिण अफ्रीका, डाउन्स तो कहाँ, ऑस्ट्रेलिया। और ये सब चीज़ आपको हम लिखवा चुके हैं, पिछले वाले ही मॉक टेस्ट 2 में ही करवाया जा चुका है। तो आप लोग उस वीडियो को भी देखिए, आप लोग सीरियल वाइज क्लास किया कीजिए, ताकि आपको आसानी हो रिवीजन करने में और आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। वहीं कुछ घास का नाम जो आप नहीं जानते होंगे और एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है, वो जान लीजिए। तो अगर आपसे पूछ ले पार्कलैंड, सोचिए ये भी घास का मैदान है, लेकिन ये कहाँ का है? तो न्यूजीलैंड नहीं, ऑस्ट्रेलिया का है। कहाँ का है? ऑस्ट्रेलिया का घास मैदान है। कौन? पार्कलैंड। वहीं बात कर ले अगर आपसे पूछ ले कैंटरबरी, कौन बरी? कि कैंटरबरी घास का मैदान कहाँ का है? तो ये आपका है न्यूजीलैंड का। किसका? न्यूजीलैंड का। ठीक, और क्या पूछा जाता है? पटाना घास का मैदान। हमें यकीन है कि बहुत कम ही लोग ये सब नाम सुने होंगे, जो भी एनसीईआरटी पूरी बेसिक रूप से पढ़े होंगे उनको पता होगा। तो ये कहाँ का है? श्रीलंका का। ठीक, तो ये कुछ घास के मैदान हैं जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 12 की ओर। मिलान करने वाला आ गया है, और किसका किसका मिलान करना है? तो भारत की प्रमुख नदी दी हुई है और उनका उद्गम स्थल पूछ लिया गया है, उसी को मिलाना है। तो पहला नदी क्या है? यमुना नदी। तो ये तो पता होगा कि यमुना नदी का उद्गम स्थान क्या हो जाएगा? यमुनोत्री। वहीं बात कर ले कृष्णा, तो कृष्णा का क्या हो जाएगा? महाबलेश्वर। गोदावरी का तो नासिक, और महानदी का कहाँ? तो सिहावा। तो ये सब वही अगर आपसे पूछ दे कि देखिए यहाँ पर तो मिलान करने वाला था ना, जो कि बता ही दिए कि कृष्णा नदी महाबलेश्वर से निकलती है, पश्चिमी घाट का महाबलेश्वर से। और गोदावरी की बात अगर कर लेते हैं तो गोदावरी नदी आपको पता होगा कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है।
और सहायक नदी की अगर कुछ बात कर लेते हैं तो यमुना की सहायक नदी में जैसे कि चंबल आ जाता है, बेतवा आ जाता है, टोंस नदी, ये सब यमुना की हो जाती है। कृष्णा की अगर बात करेंगे तो भीमा, तुंगभद्रा, ये सब किसका? कृष्णा नदी। गोदावरी का बात करेंगे तो पूर्णा, परवंदा, पेनगंगा, ये सब। तो यहाँ तो मिलान करने वाला था, इसीलिए। चलिए अब आ जाइए प्रश्न नंबर 13 पे। कौन सी जल संधि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को क्या करती है? अलग करती है, पूछा है। और हाँ, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप से जाके जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको सारे सेशन का PDF मिल जाएगा। और टॉपिक वाइज अगर आप क्लास करना चाहते हैं तो आपको टॉपिक वाइज भी सेशन मिलेगा, संडे स्पेशल सेशन। सबका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग जाके वीडियो पूरा देखा कीजिए। आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल सेशन यहाँ चलता है। यकीन मानिए, आप लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्नों का कलेक्शन लाया जाता है और एकदम आसान भाषा में सॉल्यूशन देते हैं। तो बस आप लोग सपोर्ट कीजिए कि ये कौन सी जल संधि है जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है? तो ये 10 डिग्री जल संधि, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो जान गए, 10 डिग्री जल संधि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है। वही बात कर ले 8 डिग्री चैनल, जो किसको किससे अलग करती है? तो ये किसको? मालदीव को मिनिकॉय से। किसको? मालदीव को मिनिकॉय से, मिनिकॉय से। ठीक, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा। और क्या कहता है, और आपको हम बहुत बार बता भी चुके हैं कि अगर आपसे पूछ ले कि 9 डिग्री चैनल किसके किसके बीच स्थित है, तो 9 डिग्री जो है किसके बीच? तो कवरत्ती और किसके बीच? मिनिकॉय के बीच। कवरत्ती और किसके बीच? मिनिकॉय के बीच। और 8 डिग्री जान ही गए, दक्कन चैनल अगर पूछ ले, जो कि एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा जाता है, तो दक्कन चैनल कब हो जाएगा? दक्कन चैनल किसको किसको हो जाएगा? तो दक्षिणी अंडमान और कौन सा अंडमान? दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच स्थित है। तो ये सब पॉइंट आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक, अब आ जाइए आज के 14 नंबर प्रश्न पे। कितने नंबर प्रश्न पे? 14 नंबर प्रश्न पे। सुएज नहर के दोनों सिरों पर स्थित, किस पे पूछ रहा है? कि सुएज नहर, और जिसके बारे में आपको हम बहुत बार बता भी चुके हैं सुएज नहर का। तो यहाँ क्या है? सुएज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पतन युग्म आपसे पूछा गया, यानी कि जो इसमें जोड़ा दिया हुआ है वो आपको खोजना। तो ये जो जोड़ा है कौन हो जाएगा? पोर्ट सईद। किसमें है पोर्ट सईद? देख लीजिए, पोर्ट सुएज और पोर्ट सईद किसमें है? ऑप्शन नंबर काहिरा तथा पोर्ट सईद। प्रवेश सुएज नहर के उत्तरी प्रवेश क्या होता है? उत्तरी प्रवेश द्वार पर पोर्ट सईद तथा दक्षिणी प्रवेश द्वार पर पोर्ट सुएज स्थित है। ठीक, ये लगता है ऑप्शन में नहीं सही से हुआ है, तो आप यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा? पोर्ट सईद तथा पोर्ट सुएज, यही युग्म है जो सुएज नहर के दोनों सिरों पर स्थित है। ठीक, तो ये यहाँ पे डी हो जाएगा, यानी कि नन ऑफ दीज। लेकिन आंसर क्या होगा? तो पोर्ट सईद तथा पोर्ट सुएज। और जो सुएज नहर का उत्तरी क्या होता है? उत्तरी प्रवेश द्वार, उत्तरी प्रवेश द्वार वही कहलाता है पोर्ट सईद। और जो पोर्ट सुएज है ये दक्षिणी द्वार है सुएज नहर का, दक्षिणी द्वार। तो ये भी ध्यान में रख सकते हैं। और अगर आपसे सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो ये भी आपको हम बता चुके हैं पहले भी कि 1869 में इसका निर्माण हुआ था। और बात करें कि ये किसको किसको जोड़ता है सुएज नहर, तो लाल सागर और भूमध्य सागर को कौन जोड़ता है? सुएज नहर जोड़ता है। तो ये भी पॉइंट ध्यान में रख सकते हैं। चलिए अब आ जाइए आगे की ओर, जो कि हमारा आ गया 15 नंबर प्रश्न। और आपको हम बार बार बोलते हैं कि जो भी हम पॉइंट आपके लिए करवाते हैं उसको आप लोग क्या करते जाइए, साथ ही साथ नोट डाउन करते चलिए, ताकि आपको क्या हो? आसानी हो।
किसमें याद रखने में, रिवीजन करने में आपको क्या हो जाए, आसानी हो जाए। यहाँ क्या है, इंद्रावती बाघ रिजर्व कहाँ है, तो इंद्रावती बाघ रिजर्व जो है आपका छत्तीसगढ़ में है। उसी तरह एमपी में जो बाघ अभयारण्य है उसका, एमपी को आपको पता होगा कि टाइगर स्टेट भी बोला जाता है। कौन सा स्टेट, तो टाइगर स्टेट भी इसे कहा जाता है। और एमपी का कुछ नाम याद रख लीजिएगा अभयारण्य का, जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, जैसे कि कान्हा अभयारण्य, बाघ अभयारण्य, पेंच अभयारण्य, ये सब कहाँ का फेमस अभयारण्य है, तो ये एमपी का यानी कि मध्य प्रदेश का है। एक और ध्यान में रखना चाहते हैं तो बांधवगढ़, कौन सा गढ़, बांधवगढ़। वही अगर बात कर ले कर्नाटक का क्या क्या ध्यान रख सकते हैं, जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछा गया है, तो बांदीपुर और का नागरहोल, और ये सब इम्पॉर्टेंट है, तो ऐसे प्रश्नों को छोड़ना नहीं। वही झारखंड का एक और ध्यान रख लीजिएगा, कौन सा, तो पलामू। तो ये ध्यान रखिएगा, सिर्फ कौन से बाघ अभयारण्य या नेशनल पार्क हमारे लिए इम्पॉर्टेंट बन जाते हैं। अब आइए प्रश्न नंबर 16 पे, यानी कि 16 नंबर पे, प्रसिद्ध जुलू जनजाति किस देश से संबंधित है। कौन सी जनजाति आपसे पूछ लिया गया है, जुलू जनजाति, तो ये जो आपका है दक्षिण अफ्रीका से संबंधित है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। वहीं बात कर ले तो जुलू जनजाति जो है ये आपको जाम्बिया, जिम्बाब्वे और मोजाम्बिक देशों में भी मिलता है, लेकिन यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो किस देश से संबंधित है, तो इन देशों में दक्षिण अफ्रीका से संबंधित है। ठीक, वहीं अगर आपसे कुछ और जातियां हैं जो पूछ ली जाती है, जैसे एशिया की कुछ इम्पॉर्टेंट जनजातियां हैं जो कि एग्ज़ाम में आती हैं, जैसे कि सेमांग जनजाति, एनू जनजाति, और ये सब एशिया की जनजातियां में आ जाती हैं। किर्गिज जनजाति। वहीं अमेरिका का जनजाति में जो सबसे बार बार पूछा जाता है वो है रेड इंडियन। कौन इंडियन, तो रेड इंडियन। फिर न्यूजीलैंड का अगर जनजाति की बात कर ले तो माओरी एक बार बार पूछा जाता है, तो ये सब ध्यान रखना होगा आपको। चलिए आ जाइए अब 17वें नंबर प्रश्न की ओर, जो कि है लैंड ऑफ द गोल्डन पैगोडा किसे कहते हैं। तो जो लैंड ऑफ गोल्डन पैगोडा है ये किसे कहते हैं, तो म्यांमार को। किसको, म्यांमार को। और वही बात अगर और क्या पूछा जाता है, कुछ जैसे कि कुछ ये समझिए उपनाम है, तो उपनाम में और किसका पूछ लिया जाता है, जैसे पूछ लिया जाता है ऐसे कि प्यासी भूमि का देश किसे कहा जाता है। प्यासी भूमि का देश किसे कहा जाता है, तो ये किसे कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया को। और कंगारुओं का देश भी किसे कहा जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया को ही। वही अगर काला महादेश किसको कहा जाता है, तो अफ्रीका को। ये सब क्या है, एक उपनाम है। चीन की अगर बात कर लें तो चीन से क्या पूछा जाता है कि ड्रैगन का देश किसे कहा जाता है। किसका देश, तो ड्रैगन का देश। तो ड्रैगन का देश कहा जाता है चाइना को। और क्या पूछ लिया जाता है, कंगारू, कीवी का देश। किसका देश, कीवी का देश। तो कीवी का देश किसे कहा जाता है, न्यूजीलैंड को कहा जाता है। एनजेड से लिख दिए शॉर्ट में। तो ये सब कुछ हैं इम्पॉर्टेंट जो एग्ज़ाम में बार बार आते हैं, तो ध्यान रखिएगा। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 18। फिर से आ गया हमारा क्या, मिलान करने वाला। तो चलिए मिलान करते हैं, देखते हैं क्या पूछ लिया गया है। यहाँ आपको बांध दिया गया और आपसे यही पूछ लिया गया कि किस नदी पर बनाया गया था। तो जो तिलैया बांध है, बात करेंगे तिलैया बांध, तो ये बराकर नदी। कौन नदी, तो बराकर नदी। पंचेत हिल बांध की बात करेंगे तो दामोदर नदी। वही राणा प्रताप सागर बांध की बात करेंगे तो चंबल नदी। और माता टीला बांध की बात करेंगे तो बेतवा नदी पर स्थित है। और यही मतलब कह सकते हैं कि दामोदर घाटी परियोजना के तहत ये सब नदियों पर क्या हुआ था, बांध बनाया गया था। और दामोदर घाटी परियोजना क्या है, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। और इसी के तहत बराकर नदी पर क्या बनाया गया, तिलैया बांध बनाया गया। और ये पंचेत हिल बांध किस पे बनाया गया,
तो ये सब जो भी आपको बताया गया ये सब दामोदर घाटी परियोजना के तहत ही हुआ है। तो बस यहाँ पर ही अब आ जाइए 19वें नंबर प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले आप लोगों से प्रश्न है, जो चीज़ आपको पढ़ाया गया है उसका जवाब आपको देना है और ये आपसे डेली पूछे जाएंगे। तो जो लोग भी पूरा वीडियो देखते हैं वो कमेंट ज़रूर करें। तो विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन होगा? विश्व का सबसे और यही प्रश्न पूछा जा रहा है जो कि आपको हम पढ़ा चुके हैं फुल डिटेल्स के साथ, लेकिन इसका काम है आपको आंसर देना। दूसरा प्रश्न आपसे है कि 16 वन कहाँ पाए जाते हैं? कौन सा वन? तो 16 वन कहाँ पाए जाते हैं? वही बात कर ले आपसे। तीसरा प्रश्न है, कुछ लोग तो कमेंट करते हैं लेकिन कुछ लोग बिल्कुल नहीं करते हैं, तो हमें भी पता चलना चाहिए ना कि कौन कौन लोग पढ़ रहे हैं, कितना अच्छे से पढ़ रहे हैं। तो आप लोग ज़रा जवाब ज़रूर दिया कीजिए। तो आपसे ये प्रश्न है कि रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच क्या है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। तो चलिए, और इस सेशन से संबंधित अगर आपका कोई प्रश्न सुझाव हो तब भी कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर किया कीजिए। अब आइए आज का 19 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित नदियों में किसका उद्गम भारत में नहीं है? तो पहले जानते हैं किसका उद्गम भारत में है। तो रावी का है, चिनाब का है, ब्यास का है, लेकिन सतलज नदी का उद्गम भारत में नहीं है। वही बात कर ले सतलज नदी का, तो ये कहाँ से निकलती है? तो तिब्बत के मानसरोवर झील से, तिब्बत के मानसरोवर झील के समीप कहाँ से निकलती है? ये पॉइंट भी पूछ लिया जाता है। तो राकस ताल से निकलती है। किससे निकलती है? तो राकस ताल से निकलती है। ठीक। वही बात कर ले कि अगर पूछ दे आपसे कि ब्यास नदी का उद्गम स्थान, तो ये रोहतांग दर्रा के पास ब्यास कुंड से, ये ध्यान रख सकते हैं। किससे? ब्यास कुंड से। चिनाब नदी आपको पता है सिंधु नदी की क्या है? सहायक नदी है। और सिंधु नदी भी कहाँ से निकलती है? तो मानसरोवर झील के पास से निकलती है। तो ये सब पता होगा आपको। वहीं बात करें सतलज नदी का, तो शिवालिका श्रेणी को पार करके क्या करती है? हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। तो ये सब आपको बस जानकारी के लिए बता रहे हैं, क्या नोट डाउन करना है वो आपको बता चुके हैं। चलिए आप 20वें नंबर प्रश्न की ओर आ जाते हैं। और आप लोग से एकदम रिक्वेस्ट है कि अगर सॉल्यूशन पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट किया कीजिए वीडियो पे। चलिए आइए आज का 20वां प्रश्न। कुछ दर्रे आ गए। दीफू दर्रा कहाँ स्थित है? तो जो दीफू दर्रा है ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। उसी तरह कुछ इम्पॉर्टेंट दर्रे हैं भारत के जिनको एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। जैसे आपसे पूछ लेता है अरुणाचल प्रदेश में एक दीफू दर्रा ध्यान रखिएगा, और एक बोमडिल्ला दर्रा। कौन दर्रा? बोमडिल्ला दर्रा। और अरुणाचल प्रदेश का जो बार बार पूछा जाता है यांगयाप दर्रा। कौन दर्रा? यांगयाप दर्रा। वही बात कर लें सिक्किम का कौन सा दर्रा पूछा जाता है? तो जलैपला दर्रा। कौन सा दर्रा? जलैपला दर्रा, जो कि सिक्किम में है और एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। जम्मू कश्मीर का क्या क्या पूछ लिया जाता है? तो बुर्जिल दर्रा। कौन सा दर्रा? बुर्जिल दर्रा हो गया, या फिर कहिए पीर पंजाल दर्रा। पीर पंजाल दर्रा हो गया। ये सब आपको कहाँ मिलेगा? जम्मू कश्मीर का प्रमुख दर्रा है जो एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं। वहीं अगर हिमाचल प्रदेश की बात कर ले तो हिमाचल प्रदेश का कौन सा? बड़ा लाचा दर्रा। और आपको पता है अभी हिमाचल प्रदेश में बादल फटने से कितनी तबाही हो चुकी है, वहाँ कितनी क्षति हुई है। तो बड़ा लाचा दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। और यही क्या है? रोहतांग दर्रा भी है। और ये सभी इम्पॉर्टेंट श्रेणी में से एक आता है। तो आज के सेशन में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और सब्जेक्ट के साथ। तो आप लोग जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर, लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर किया कीजिए कि कैसा लगा आपको सेशन। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।